हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम लोग नलखोल को देखेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर के सीरीज आने वाले हैं और हम लोग इसको टोटल 60 दिन में कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके एक महीना हम लोग क्या करेंगे, पूरे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर को कवर करेंगे। और जो एक महीना रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या होगा कि आपको जो है कि टेलीग्राम पे क्यूज करवाया जाएगा, और उसका लिंक जो है कि आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम का लिंक भी हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपसे आप क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और फिर जो एक महीना आपका बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इसका रिविज़न करेंगे, ठीक है। और तो चलिए चलते हैं। और कमेंट जो है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें कि वीडियो आपको लिए कैसा रहा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम को ना लेते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नलखोल का जो बॉटनिकल नेम है, जनरली आप लोग जानते हैं क्या होता है कि ब्रेसिका ओलेरेसिया वायरगोंजिलोइड्स होता है, इट इज़ आल्सो। और बहुत सारे इसको नेम से अलग अलग रीजन में जानते हैं, ठीक है। दिस दिस क्रॉप ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज। इसका भी जो क्या है कि जो एंसेस्टर है वो क्या है कि सिल्वेस्ट्री से। जैसे कि मैंने जो है कि काले में देखा, काले का भी जो एंसेस्टर है वो क्या है कि सिल्वेस्ट्री से, और इसका भी जो एंसेस्टर है क्या है कि सिल्वेस्ट्री से। कुछ जो कोल क्रॉप ग्रुप्स के वेजिटेबल से कुछ के अलग अलग हैं, और बाकी सब के क्या है कि सिल्वेस्ट्री से, ठीक है। थ्रू म्यूटेशन, और इसमें भी क्या हो कि बहुत सारे म्यूटेशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, क्रॉसिंग हुआ है, जिसके हम ये क्या हो कि नलखोल डेवलप हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं एडिबल पार्ट्स पे। तो इसका जो एडिबल पार्ट्स क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ नोब। ये आपको रखना है कि इसका जो एडिबल पार्ट होता है कि नोब होता है या फिर ट्यूबर होता है, विच अराइजेज फ्रॉम थिकनिंग ऑफ द स्टेम। ये किसको होता है, स्टेम के थिकनिंग से बनता है, ठीक है। थिकनिंग ऑफ द स्टेम, ये आपको याद रखना है, टिश्यू ऑफ द कोटिलिडोन्स। और जो मेन पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ऑफ द कोटिलिडोन्स। जो एडिबल पार्ट्स होते हैं वो कहाँ से, इसका जो फॉर्मेशन होता है कहाँ से होता है, जो कोटिलिडोन्स के अब ऊपर वाला पार्ट्स होता है उसी से क्या होता है कि जो है कि ट्यूबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद क्या पार्टिकुलरली कश्मीर जनरली जो है कि कहाँ पर फेमस है नलखोल, या कहाँ ज़्यादा उगाया जाता है, पार्टिकुलरली ये फेमस है कहाँ पे, तो कश्मीर में फेमस है, ठीक है। यंग लीव्स आल्सो यूज्ड, और कश्मीर में हम लोग क्या करते हैं कि इसका यंग लीव्स का भी यूज किया जाता है। उसके बाद है कि क्लाइमेटिक एंड सॉइल। तो ये भी क्या कर सकता है कि थोड़ा सा लो टेम्परेचर को क्या कर सकता है, सन कर सकता है, बट इट कैन बी टॉलरेटेड लो लेस लो टेम्परेचर इट एज कम्पेयर टू काले, because kali is a very high low temperature tolerant crop among the all the among the all cole crops vegetables. इट इज़ अ टेम्परेट वेजिटेबल है। ये तो आप लोग पहले ही वीडियो में बताए थे कि जितना भी कोल क्रॉप्स में आता है वो सारे के सारे क्या है, टेम्परेट ग्रुप के हैं और कुल सीजन वेजिटेबल्स हैं। इन टेम्परेट रीजन्स द अर्ली वेराइटी सेंसिटिव टू अर्ली बोल्टिंग। जो ये आपको सबसे ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेट टाइप है वो जो टेम्परेट रीजन में जो प्लांट्स लगते हैं जो अर्ली वेराइटी के होते हैं, तो अर्ली वेराइटी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बोल्टिंग से ससेप्टिबल होता है। और ससेप्टिबल होने का ये कारण ये है क्योंकि इसके बोल्टिंग के लिए क्या चाहिए, तो चिलिंग टेम्परेचर चाहिए, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो इसमें क्या होता है कि वर्नलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है। तो अर्ली वैरायटी में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ठंड होता है, इसीलिए जिस टाइम अर्ली वैरायटी के लगाने का जो सीज़न है उस टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण क्या होता है कि इसमें बोल्टिंग ज़्यादा देखने को हमको मिलता है ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। But under subtropical condition, this problems is not much, since the vernalization effect of low night temperature is countered by the uh, high temperature during the day. और ये क्या होता है कि ये आपको सब ट्रॉपिकल कंडीशन में देखने को नहीं मिलता, चूँकि जो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी क्या होता है कि जो नाइट का टेम्परेचर होता है वो लो होता है और वर्नलाइजेशन इफेक्ट कॉज करता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो डे का टेम्परेचर होता है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, द टेम्परेचर ऑफ the temperature during the day is very high. So
तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि जो वर्नलाइजेशन इफेक्ट होता है उसको क्या करता है कि पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर देता है दिन का टेम्परेचर। और लेकिन टेम्परेट रीजन में क्या होता है कि दिन में भी ठंडी है, रात में भी ठंडी है, तो वर्नलाइजेशन का जो इफेक्ट होता है उसको ख़त्म नहीं कर पाता है दिन का तापमान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कि वर्नलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है कि अर्ली वेराइटी में टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होता है, ये आपको यहाँ पे याद कर रखना है। और सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द विद द रिजल्ट द मीन टेम्परेचर हार्डली गोज टू बिलो द 10 डिग्री सेल्सियस। जनरली आप टेम्परेट रीजन में देखेंगे तो क्या होता है कि माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, लेकिन सब ट्रॉपिकल रीजन में 10 डिग्री से नीचे 10 डिग्री से नीचे कभी कभार जाता है, लेकिन जनरली नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बोल्टिंग देखने को आपको नहीं मिलता है। द हाई टेम्परेचर आफ्टर प्लांटिंग डिले द बोल्टिंग। और क्या होता है कि आपने प्लांटिंग किया, ठीक है, प्लांटिंग मतलब ट्रांसप्लांटिंग किया, उसके बाद हाई टेम्परेचर हो जाता है तो आपको बोल्टिंग देखने को नहीं मिलता है। दैट है वर्नलाइज्ड ऑन द सीड बेड। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो वर्नलाइजेशन इफेक्ट जो सीड बेड में आया, यदि सीड बेड में आया मतलब कि जब आप क्या कर रहे थे उसको सीडलिंग ग्रो कर रहे थे उस टाइम जो वर्नलाइजेशन हुआ, और आप ट्रांसप्लांटिंग करते हो और उसके बाद क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होता है, तो वर्नलाइजेशन इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इट ग्रोज वेल विद अ मंथली एवरेज टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो आपको 15 से 20 डिग्री सेल्सियस क्या होता है कि बेहतर होता है। वहीं पर हम लोग काले में कितना देखा था, काले का जो बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 15 से 22 डिग्री टेम्परेचर है, और नॉल खोल के लिए कितना है, तो 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 24 डिग्री सेल्सियस आपका जो है कि मैक्सिमम टेम्परेचर है, यानी कि 24 डिग्री टेम्परेचर तक चला जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या होगा कि नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और 4.5 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे उतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को लिए नहीं मिलेगा। तो ये आपका क्या एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज टेम्परेचर है किसके लिए, तो आपको नॉल खोल के लिए। इन लेट वैराइटीज़ लो टेम्परेचर डज नॉट हैव अ स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट ऑन बोल्टिंग एट अर्ली स्टेज। और जो लेट वेराइटीज होते हैं, जनरली हम लोग देख रहे हैं कि जो अर्ली वेराइटी होता है वो क्या होता है कि उसमें जल्दी से जल्दी जो है कि हमारा बोल्टिंग आता है। लेकिन जो लेट वेराइटी होता है, लो टेम्परेचर डोज नॉट हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन बोल्टिंग। जो लेट वेराइटीज होता है असली उसमें लो टेम्परेचर आ भी जाता है तो भी उसमें बोल्टिंग देखने को आपको नहीं मिलेगा एट अर्ली स्टेज। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ के याद रखना है, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो लेट वेराइटी है उसमें लो टेम्परेचर का आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एट अर्ली स्टेज पे। ठीक है, जैसे और जो हमारा जो टेम्परेट वेराइटी है जिसमें जो अर्ली वेराइटी है उसमें क्या होता है कि अर्ली स्टेज पे आपको बोल्टिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद है क्या है, इट इज़ वर्नलाइज्ड इन द लेटर स्टेज ओनली एज अदर वाइनियल कोल क्रॉप्स व्हेन द प्लांट हैज़ मेड सम ग्रोथ। तो जो लेट वेराइटी है उसमें अर्ली स्टेप से किसी प्रकार का क्या हुआ कि कोई भी बोल्टिंग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अर्ली वेराइटी में आपको देखने को मिल रहा था। जो लेट वेराइटी है जब तक कुछ हद तक उसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ को डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक उसमें क्या मिलेगा कि आपको बोल्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उसमें बोल्टिंग होने के लिए क्या चाहिए, जो लेट वेराइटी है उसमें बोल्टिंग होने के लिए उसका कुछ हद तक क्या होना चाहिए कि ग्रोथ होना चाहिए, तभी आपको क्या, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वो वेजिटेटिव पार्ट से आगे चल करके आपको रिप्रोडक्टिव फेज में जब तक नहीं आता है लेट वेराइटी, तब तक उसमें आपको बोल्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद वेराइटीज़ भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, इट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड फ्रोस्ट बेटर देन अदर कूल क्रॉप्स। ठीक है, अदर कूल क्रॉप्स के अपेक्षा क्या कर सकता है कि नॉल खोल जो है कि फ्रोस्ट और कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, बट काले के जितना ये क्या कर सकता है कि टॉलरेट नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान में रखना है। काले के बाद जो है कि इसी का नॉल खोल का ही नंबर आता है कि जो लो टेम्परेचर को क्या कर सकता है कि टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद वेराइटीज़ नेचर ससेप्टिबल
to bolting like a juvenile phase, वही like a juvenile phase and became generative without producing knobs if exposed after germination to low temperature। अभी जो हमने बताया वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो वेराइटीज होते हैं आर ससेप्टिबल टू बोल्टिंग, जो जिसमें क्या होता है कि बोल्टिंग के ससेप्टिबल होते हैं, उसमें क्या होता है कि जुवेनाइल फेज जो होता है, जो वेजिटेटिव फेज होता है वो क्या होता है कि अब्सेंट होता है। अभी क्या होता है कि धीरे आपका सीडलिंग हुआ, सीडलिंग के जस्ट बाद क्या होता है कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होगा और डायरेक्ट क्या होगा कि बोल्टिंग हो जाएगा। मीन्स देयर इज़ अ लैक ऑफ वेजिटेटिव फेज इन अर्ली वेराइटीज, ठीक है। in early varieties or that variety which is susceptible to bolting have a lack of juvenile phase and directly comes in reproductive phase after seedling। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है कि जो ससेप्टिबल बोल्टिंग वेराइटी होता है उसमें जुवेनाइल फेज नहीं होता है, डायरेक्ट वो जर्मिनेटिव फेज या रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग नॉब्स। यदि आपको क्या करते हैं कि जर्मिनेशन के बाद लो टेम्परेचर पर उसको एक्सपोज करते हैं तब, ये आपको बातें यहाँ पर क्या करना है कि ध्यान में रखना है। When the low temperature occurs at the no formation stage, the round and flat round varieties produce long oval shaped knobs। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। यदि क्या करते हैं कि जो हमारा जब जिस टाइम का नोब का मैच्योरेशन हो रहा है उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि लो टेम्परेचर किसी प्रकार से आप देते हैं या फिर किसी प्रकार से लो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तो क्या होगा कि जो नोब होगा वो राउंड या फ्लैट ना होकर के वो क्या हो जाएगा ओवल शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैट लो टेम्परेचर और फ्रोस्ट कंडीशन समटाइम्स डेवलप, इसमें क्या होता है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट्स बन जाता है, ठीक है। यदि आप कभी कभी क्या होता है कि लो टेम्परेचर कंडीशन या फ्रोस्ट कंडीशन आता है तो क्या होता है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट्स का क्या होता है कि डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। These pigments are intensified if there is a lack of nitrogen and phosphorus। और ये क्या होता है कि ये जो पिगमेंटेशन बनता है एंथोसाइनिन का जो फॉर्मेशन होता है, यदि आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कम रहा तो और ज़्यादा क्या होता है पिगमेंटेशन और ज़्यादा बनता है, ठीक है। और पूरा क्लियरली आपको दिखेगा जो भी जिस प्रकार का भी एंथोसाइनिन क्रिएट्स होगा, वो रेड कलर का भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है। एंथोसाइनिन तो बहुत सारे कलर आते हैं एंथोसाइनिन में, तो ये क्या होता है प्रोडक्शन होता है। जनरली क्या होता है कि एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन जैसे कि आप पोटैटो वगैरह में देखेंगे तो क्या होता है कि एंथोसाइनिन का प्रोडक्शन टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर या लाइट इंटेंसिटी के कारण होता है, ठीक है। वो भी जो सोलानिन आपको देखने को मिलता है वो भी एक प्रकार का क्या है कि एंथोसाइनिन का भी डेवलपमेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपको नोल खोल में जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि लो टेम्परेचर के कारण जो है कि इसमें एंथोसाइनिन का डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि आप मेज में देखेंगे कि तो फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं पहले तो क्या होगा कि थोड़ा सा पर्पल कलर के होंगे, बाद में क्या होता है कि पर्पलिश रेड कलर का हो जाता है। तो जो पर्पल है फिर पर्पलिश रेड कलर हो वो भी एक प्रकार का क्या है कि एंथोसाइनिन का ही डेवलपमेंट है। तो यहाँ भी क्या होता है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कारण क्या क्या होता है कि एंथोसाइनिन का डेवलपमेंट होता है लो टेम्परेचर के कारण, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग वेराइटीज़ पे आएंगे कि क्या क्या हमारे जो है कि वेराइटीज़ हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्योंकि उसमें नॉलखोल वगैरह में काले वगैरह में ज़्यादा वेराइटीज़ है नहीं, तो आपको जितने भी वेराइटी हैं उसमें क्या करना है कि उसको अच्छे से आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा वेराइटी है? सटन सर्ली पर्पल, सटन की पर्ली पर्पल को जो हम लोग क्या बोलते हैं सटन्स भी बोलते हैं। गोलिथ वाइट जो सदाशिव भी बोलते हैं, गोलिथ वाइट को क्या बोलते हैं सदाशिव भी बोलते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखेंगे। सदाशिव ये एक प्रकार का शिव जो है लॉर्ड का भी नाम है, भगवान हमारे भगवान का भी नाम है। अर्ली वाइट वियना ये भी आपको याद रखना है। अर्ली पर्पल वियना, अर्ली वाइट वियना, किंग ऑफ द मार्केट। और एक आप लोग बताएं एक वेराइटी है किंग ऑफ नॉर्थ, ये किसका वेराइटी है आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ये सारा वेराइटी आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है। अर्ली वाइट वियना, अर्ली पर्पल वियना, किंग ऑफ द मार्केट, ये सदाशिव सटन, ये सब किसका वेराइटी है? तो ये सब नोलखेल की वेराइटी है और ये सब आपको क्या करना है कि याद रखना है। उसके बाद चलते हैं उसके बाद है क्या है कि
ऑल द एक्जोटिक वेराइटीज अवेलेबल इन इंडिया आर अर्ली टाइप। जितना भी एक्जोटिक वेराइटीज इंडिया में है नोल खोल का, वो सारे के सारे क्या हैं, अर्ली टाइप। बिकम रेडी फॉर हार्वेस्टिंग विद इन 60 to 70 डेज आफ्टर प्लांटिंग। ये आपको याद रखना है कि जितने भी एक्जोटिक वेराइटीज सारे के सारे क्या हैं, अर्ली हैं, और वो कितना दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो 60 to 70 डेज में क्या होता है कि वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। इन यूरोप वाइज मूर फोर्सिंग वाइट एंड गॉगल्स फोर्सिंग वाइट आर रेसिस्टेंट टू बोल्टिंग। ये आपको क्या करना है कि याद रखना है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। ये कैसे हो गया रे? हाँ, तो इसमें कौन कौन सा वेराइटी है जनरली आपको यहाँ पे बता दें। वाइज मूर फोर्सिंग वाइट, ठीक है, आपको याद रखें, वाइज मूर फोर्सिंग वाइट, गॉगल्स फोर्सिंग वाइट और विजमूर फोर्सिंग वाइट, ये दोनों क्या है, एक्जोटिक वेराइटी है, ठीक है, यूरोप का वेराइटी है, कहीं से डेवलप हुआ होगा, ठीक है। रेसिस्टेंट टू बोल्टिंग, ये क्या है कि अर्ली वेराइटी है, और यूरोप में जनरली क्या होता है कि लो टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो अर्ली वेराइटी भी, वहाँ पे लो टेम्परेचर भी रहता है, और क्या होता है कि ये इसमें बोल्टिंग नहीं होता है। तो ये आपको क्या करना है कि मस्ट याद रखना है, ठीक है। और मैच्योरिंग कितना होता है, देखिए आप लोग, जो अर्ली वेराइटी है इंडिया में कितना उसका मैच्योरिटी है 60 से 70 दिन, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी कितना है तो 30 से 45 दिन में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है, दो वेराइटी, विजमूर और गॉगल्स, ये आपको दो क्या रखना है कि याद रखना है। उसके बाद हमारा क्या है कि दीज आर अर्ली वेराइटीज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ लोअर लिप्स। इसका जो लोअर स्लिप्स होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। तो आप यहाँ पे एक ये कह सकते हैं कि इसका अर्लीनेस का एक ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि जब क्या होता है कि लिप्स का हॉरिजॉन्टल है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करेगा कि जो सनलाइट है उसका हार्वेस्टिंग करेगा। तो जनरली जो आप देखते हैं कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, तो उतना ज़्यादा लीव्स क्या होता है कि उसका फ्लैट्स नहीं होता है, ठीक है, मीडियम टाइप्स का होता है, अलग अलग वेराइटी पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका जो लीव्स का जो पोजीशन है वो क्या है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन होने के कारण इसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जल्दी ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है। लेट वेराइटीज़ कितने दिन में रखते हैं, तो 70 से 100 दिन इसमें प्लांटिंग करने के बाद जो है कि इसमें हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। द अर्लीस्ट वेराइटी इन दिस ग्रुप इज़ पर्पल स्पेक वाइट गोलिथ। ये एकदम आपको क्या करना है कि याद रखना है, पर्पल स्पेक वाइट गोलिथ, दिस इज़ द अर्लीस्ट वेराइटी ऑफ नॉलखोल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट वेराइटी हैं जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। पूसा विराट, ये तो आपको एकदम याद ही रखना है कि पूसा विराट डेवलप एट IARI रीजनल स्टेशन कैटरिन। ये आप कभी कभी आपको क्या यहाँ पे देख लगती है ये कहाँ से डेवलप हुआ है, आपको ये भी पूछ सकता है। दिल्ली IARI है तो IARI न्यू दिल्ली दे सकता है, क्योंकि IARI के बहुत सारा हब्स हैं, ठीक है। तो आपको जनरली क्या देगा, दिल्ली दे देगा, जो है कि रांची दे देगा, और भी कहीं कहीं दे देंगे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, ये जो पूसा विराट जो डेवलप हुआ है वो कहाँ से डेवलप हुआ है, तो IARI रीजनल स्टेशन कैटरिन से डेवलप हुआ है। ये आपको क्या करना है कि एकदम याद रखना है, ठीक है, अंडर इंडियन कंडीशन, और इसका कल्टीवेशन जो अंडर इंडियन कंडीशन के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद और भी अदर वेराइटी के लिए हम लोग चलते हैं। अर्ली पर्पल वियना, अर्ली वाइट वियना। तो ये जो नाम देख रहे हैं पूसा विराट, लेकिन ये क्या है, डॉर्फ वेराइटी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाम तो पूसा विराट है, विराट, लेकिन ये क्या है कि एक डॉर्फ वेराइटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि अर्ली वाइट वियन, अर्ली पर्पल वियना, अर्ली वेराइटी है, तो जनरली अर्ली लगा हुआ तो अर्ली होगा ही, पर्पल लगा हुआ तो पर्पल कलर का होगा, इसमें ज़्यादा याद करने की चीज़ है नहीं। उसके बाद अर्ली वाइट भी ना, ये भी क्या है कि अर्ली वेराइटी है, और वाइट है तो ग्रीन कलर का जनरली होगा, ठीक है, या फिर वाइट कलर का। उसके अर्ली वेराइटी है 55 से 60 दिन, इसका 50 से 55 दिन, ये आपको नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या बताए थे कि किंग ऑफ द मार्केट और किंग ऑफ नॉर्थ, दोनों वेराइटी किसका है, तो दोनों वेराइटी नोलखोल का ही वेराइटी है, किंग ऑफ नॉर्थ और किंग ऑफ द मार्केट।
ये आपको दोनों याद रखना है किंग के नाम से, किंग ऑफ द मार्केट एंड किंग ऑफ द नॉर्थ। ये दोनों किसका वैरायटी है? नोल खोल का वैरायटी है। कान खोल कर आपको सुन लीजिए और इसको माइंड में अभी रख लीजिए। किंग ऑफ द नॉर्थ और किंग ऑफ द मार्केट, ये किसका वैरायटी है? दोनों नोल खोल का वैरायटी है। उसके बाद हम लोग वैरायटी में आते हैं कि और कौन कौन सा वैरायटी आपके लिए जो है कि सूटेबल है। ग्रीन तो ग्रीन कलर का होगा जनरली इसमें। मिड एंड हाई हिल्स में इसको वेस्टर्न हिमालय, मिड एंड हाई हिल्स इसको वेस्टर्न हिमालय जो आपको याद रखना सकते हैं। जो नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा यूनिकनेस कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद पालम टेम्डर, ये कहाँ होता है कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश से हुआ है, आप इतना याद रख लें, ठीक है। उसके बाद है कि पर्पल बियना। पर्पल बियना का क्या है? पर्पल कलर का होता है मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन पिगमेंट्स। जितना भी इसमें पिगमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो किसके कारण आते हैं? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद पूरा पूसा विराट, अभी हम लोग वहाँ पे बताया था कि विराट, ठीक है, नाम विराट है लेकिन ये कैसा है? डॉर वेराइटी है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज चलते हैं आगे। बोथ नोब्स एंड लिप्स आर एडिबल। जो पूसा विराट का क्या होता है कि नोब्स भी एडिबल होता है और लिप्स भी एडिबल होता है, ये आपको याद रखना है। इट कैन विदस्टैंड हाई फ्रोस्ट एंड कोल्ड कंडीशन। तो पूसा विराट जो है कि ड्वार्फ, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कोल्ड कंडीशन को भी क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है। उसके बाद है देयर इज ए लिटिल और नो फाइबर डेवलपमेंट इज मेचुरी। सबसे जो यूनिकनेस चीज़ है उसमें क्या है कि मैच्योरिटी आने पर भी इसमें क्या होता है कि जो फाइबर का डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। ये आपको क्या करना है? एकदम मस्ट याद रखना है। तो पूसा वेरेट का कैरेक्टर तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज हुआ है? तो IRI रीजनल रिसर्च स्टेशन कैटरीन से रिलीज हुआ है। उसके बाद ये कैसा है? डॉर वेराइटी है। वो क्या कर सकता है कि इसका लीव्स और जो नोव से दोनों एडिबल्स होते हैं। उसके बाद जो है कि ये विदस्टैंड फ्रोस्ट और लो टेम्परेचर को भी क्या कर सकता है? विदस्टैंड कर सकता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि फाइबर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम होता है मैच्योरिटी होने पर भी। उसके बाद है वाइट वियना। वाइट वियना क्या है कि अर्ली वेराइटी है, ये आपको याद रखना है। जिसमें अधिकतर वेराइटी में आप देख रहे हैं कि अर्ली लगा हुआ है, लेकिन वाइट वियना में क्या है कि अर्ली नहीं लगा हुआ है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो वाइट वियना जो वेराइटी क्या है कि अर्ली वेराइटी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नर्सरी प्रोपगेशन और कल्टीवेशन पे आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ हमको देखना चाहिए। तो इसका जो सबसे पहले जो सीड रेट है वो कितना है कि 1 से 1.5 kg। इसका भी क्या है कि बहुत ज़्यादा सीड रेट है, क्योंकि जितने भी कोल क्रॉप्स के वेराइटी होते हैं उसमें हम लोग ग्राम में देखे थे। लेकिन जो काले में देखे थे, काले का काले का सीड रेट कितना होता है? तो काले का सीड रेट होता है 4.5 kg। और उसके बाद कितना होता है? 1 से 1.5 kg होता है आपका किसका? तो नोल खोल का। ये आपको याद रखना है। सीड रेट इसका मस्ट याद रखना है, ठीक है। और काले का भी आपको सीड रेट याद रखना है, 4.5 kg प्रति हेक्टेयर। ऑलमोस्ट डबल एज कम्पेयर टू कैबेज, ठीक है। कैबेज से कैबेज या कॉलीफ्लावर बोले तो उससे क्या होता है कि ये दुगना है। लेकिन जनरली आपको यहाँ पर कैबेज लिखा हुआ है तो कैबेज ही याद रखें, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि इसका जो सीड रेट है डबल होता है किसके? कैबेज से। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम लोग किसके करते हैं? जो जितने भी सीड बोर्न डिजीज हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कोई भी क्रॉप्स का सीड है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? जो सीड बोर्न डिजीज है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पर और 30 मिनट के लिए, हाफ एन आवर, अगेंस्ट ब्लैक रोट। उसके बाद है क्या है कि 4 से 6 वीक ओल्ड सीडलिंग रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसप्लांटिंग के लिए यूज़ करेंगे। और उधर डिस्टेंस वगैरह उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद इसका उसके बाद है स्पेसिंग और डेप्थ ऑफ सोइंग। 1.5 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ में हम लोग क्या करते हैं? इसका सोइंग करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसमें इसका क्या करते हैं कि सोइंग करते हैं। उसके बाद प्लांटिंग में कुछ है नहीं। उसके बाद है स्पेसिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। स्पेसिंग क्या है? द इल्ड इज मोर क्लोज स्पेसिंग। तो जब हम क्लोज स्पेसिंग में करेंगे तो क्या होगा कि इल्ड जो ज़्यादा आएगा, क्योंकि क्लोज स्पेसिंग में नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा आएंगे
तो क्या होगा कि उससे यील्ड आपका जो है कि बढ़ेगा। लेकिन साइज़ जो होता है, क्योंकि आप प्लांट्स को पास पास में लगा रहे हैं, तो नोब्स का जो डेवलपमेंट के लिए जितना एरिया चाहिए था उसे कम एरिया मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ जाने पर एक प्लांट दूसरे प्लांट से क्लोज है, तो बहुत ज़्यादा किसमें क्या होता है कि क्लोज प्लांट्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि नोड्स का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा हैम्पर करता है, और वो छोटा नोब्स होगा लेकिन प्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि ज़्यादा होता है, लेकिन नोब का साइज क्या होगा कि आपका रिड्यूस हो जाएगा। द अर्ली वेराइटी में भी प्लांटेड इज क्लोजर स्पेसिंग वाइल द लेट वंस रिक्वायर्ड वाइडर स्पेसिंग। तो जो अर्ली वेराइटी होते हैं उसके लिए क्लोजर स्पेसिंग, और लेट वेराइटी जो होते हैं उसके लिए वाइडर स्पेसिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद है कि न्यूट्रिशन में क्या है कि ये हैवी फीडर है, और इसको हैवी फीडर है, और इसके लिए फास्फोरस थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देखने की एक्सेस नाइट्रोजन में कॉज अबंडेंट लीफी ग्रोथ एंड डिले द क्रॉप। और जब क्या होगा नाइट्रोजन, आप जनरली किसी भी क्रॉप्स में देखेंगे तो वही होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस नाइट्रोजन होने के कारण वेजिटेटिव फेज क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होगा कि रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें भी क्या लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, और नोब का जो ग्रोथ है वो क्या होगा कि कम होगा। उसके बाद है कि जनरली आप लोग जानते हैं कि मोलिब्डेनम और बोरोन और नाइट्रोजन का डिफिशियंसी जनरल जो सिम्टम्स आते हैं कोल क्रॉप्स में, वही सिम्टम्स इसमें भी आते हैं, ठीक है। बोरोन की कमी से ब्राउनिंग आता है, मोलिब्डेनम की कमी से जो आपका ब्यूपटेल देखने को मिलता है, और नाइट्रोजन की कमी से इसमें भी क्या होता है आपको जनरली जो बटनिंग होता है, क्योंकि इसमें जो है कि ये एक नोब का डेवलपमेंट होता है, तो इसमें बटनिंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे कोल क्रॉप्स में क्या होते हैं कि आते हैं, ठीक है। ये डिफिशियंसी सिम्टम्स आते हैं अदर कोल क्रॉप्स में आते हैं, लेकिन इसमें बटनिंग अब क्या ही आएगा, ठीक है। तो बटनिंग जनरली क्या किस में आते हैं, आपका कॉलीफ्लावर में आते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको याद रख सकते हैं। और जनरली क्या है कि अब बोरोन का कमी है तो बोरेक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मोलिब्डेनम का कमी है तो अमोनियम मोलिब्डेट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन का कमी है तो हम लोग अमोनियम नाइट्रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे जल्दी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखें TSS और एस्कॉर्बिक एसिड किससे बढ़ जाता था, यदि आप बोरोन और जिंक का एप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या यदि आप क्या कर सकते हैं बोरोन और जिंक का एप्लीकेशन कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि TSS और एस्कॉर्बिक एसिड का जो कंटेंट है वो क्या करता है कि इन्हांस हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ नोब्स इरिगेशन डेट्रीमेंटल, इरिगेशन आपको मैच्योरिटी के टाइम पे नहीं देना है, क्योंकि उससे किसी भी क्रॉप में क्या होता है कि जो स्टोरेज का जो क्षमता होता है, जो स्टोरेबिलिटी होता है, वो क्या होता है कि यदि आप मैच्योरिटी के टाइम पे इरिगेशन दे रहे हैं तो वो क्या होता है कि कम हो जाता है। उसके बाद आफ्टर केयर है एनी चेक इन द ग्रोथ कॉज नोब्स टू बी फाइब्रस एंड बूडी। तो किसी प्रकार का क्या होता है कि जिस टाइम उसका डेवलपमेंट हो रहा है, अब उसका ग्रोथ क्या होता है किसी वजह से क्या होता है कि चेक हो जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आप फाइब्रस हो जाएगा और बूडी हो जाएगा, जो क्या होता है मार्केट वैल्यू को कम कर देगा। ऑन द अदर हैंड too rapid growth after slow initiation growth may result in cracking of knobs, though a lot of variation exist। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे स्लो ग्रोथ हो रहा है, उसके बाद बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होने लगा, ठीक है। आफ्टर स्लो ग्रोथ के बाद बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होने लगा, तो उसमें क्या होता है कि नोब में क्रैकिंग देखने को मिलता है, जनरली जो अदर वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप्स में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक ड्राई पीरियड है, और उसके बाद अचानक आपका क्या हो गया कि रेनफॉल हो गया, तो उसके कारण होता है कि क्रैकिंग देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक ड्राउट कंडीशन रहने के कारण जो उसका जो पेरीफेरी वाले जो टिश्यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं कि टफ हो जाते हैं, ठीक है, और हार्ड हो जाते हैं। और जब क्या होता है कि इरिगेशन हम लोग देते हैं तो जो अंदर वाला टिश्यू है, ठीक है, जो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि जो छिलका है, ठीक है, वो क्या होता है कि टफ हो जाता है, और अंदर वाला जो टिश्यूज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। और जब क्या होता है कि इरिगेशन हम लोग या फिर रेनफॉल जब होता है
तो क्या होता है कि अंदर वाले जो टिश्यूज होते हैं उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होने लगता है, रैपिड डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, ठीक है। और क्या होता है कि इस प्रकार से और जो टफ सरफेस पे जो टिश्यू होते हैं वो क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाने के कारण क्या होता है कि हमारा जो क्रैकिंग देखने को मिलता है ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम इनर पार्ट ऑफ द टिश्यू। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि समझाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा हम लोग देखिएगा कि मान लेते हैं कि ये क्या है कि कोई फ्रूट है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ड्राउट होने के कारण इसका जो ये वाला जो सरफेस है, ये आप जो सरफेस देख रहे हैं, ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, ये वाला सरफेस पूरा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। लेकिन इधर वाला टिश्यू क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और जब रेनफॉल हमारा स्टार्ट होता है तो इधर वाला जो इनर पार्ट ऑफ द टिश्यू है वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और इधर जो ये वाला जो टिश्यू जब इंक्रीज होगा तो इस पर क्या करे, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और इस प्रेशर के कारण जो ये होता है कि इसका तो डेवलपमेंट हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग क्रैकिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। द नोब्स में बिकम इलोंगेटेड इन क्लोज स्पेसिंग ड्यू टू द लैक ऑफ लाइट एज इन द नोब्स ग्रोइंग इनसाइड। और उसके बाद जो यदि आप क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी प्लांटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इलोंगेटेड नोब्स होता है, और इलोंगेटेड बिकम्स क्लोज इलोंगेटेड क्या होता है कि उसमें क्लोज स्पेसिंग मिलता है, तो क्लोज स्पेसिंग के कारण क्या होता है कि इलोंगेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइट भी इसको कम मिलता है नोब डेवलपमेंट के लिए, शेड में ग्रो होता है बहुत ज़्यादा क्लोज प्लांटिंग के लिए। एक दूसरे पर क्या होता है एक दूसरे का लीव्स जो होता है एक दूसरे पर क्या करते हैं कि शेडिंग इफेक्ट डालते हैं, तो इसके कारण जो होता है हमको ये इफेक्ट मतलब कि इलोंगेशन देखने को मिलता है। उसके बाद इलोंगेटेड नोब्स में अल्सो कॉज हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस नाइट्रोजन ज़्यादा होने के कारण भी आपको इलोंगेटेड लीव्स देखने को मिल सकते हैं। क्रैकिंग ऑफ नोब्स अल्सो अकर इन द इफ़ द लॉन्ग ड्राई स्पेल फॉलोड, जैसा कि आपने क्रैकिंग के बारे में अभी पहले बताया था, वही है बाय मॉइस्चर कंडीशन और इरिगेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीज रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर जनरली इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा जो भी पेरीफेरी का जो वाल होगा उसमें क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स सप्लाई होगा ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि हमको जो है कि क्रैकिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जो हम लोग कॉन्सेप्ट दिया वही क्रैकिंग का यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। और इसका जो रूट सिस्टम क्या होता है कि सैलो रूट सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो नोल खोल का जो रूट होता है वो कैसा होता है, सैलो रूट होता है। और इसमें जो है कि अब ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हार्वेस्टिंग में क्या है कि थोड़ा सा ही पार्ट्स बचा हुआ उसको हम लोग देख करके ख़त्म करेंगे। द डैमेज is fairly high for knobs for a smaller size of what the demand oh the demand is fairly high for knobs of a smaller size of about 5 से 8 सेंटीमीटर। तो जो 5 से 8 सेंटीमीटर जिसका जो डायमीटर होता है उसका क्या होता है कि डिमांड जो होता है मार्केट में वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हमको हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, जब हमारा जो नोब्स का जो डायमीटर है 5 से 8 सेंटीमीटर है, उसी टाइम हमको क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग करना चाहिए। उसके बाद है कि द नोब्स ऑफ अर्ली मेच्योरिटी, जो अर्ली वेराइटी होता है उसका जो आइडियल वेट होता है एंड एवरेज वेट होता है वो कितना होता है 2 से 500 ग्राम तक का होता है, और जो लेट वाले जो वेराइटी होता है उसका कितना होता है 1 kg तक उसका वेट होता है। तो ये टोटल था नोल खोल के बारे में, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है कि नोल खोल के बारे में, तो उसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि नोल खोल का जो फर्स्ट हाइब्रिड था उसका कौन सा वेराइटी है, रोगोली, ROGGLI, रोगली, ठीक है। जो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी था वो कौन था, रोगली वेराइटी था। नोल खोल का सबसे पहला वेराइटी सबसे फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन था, तो रोगली। उसके बाद जो कि अर्लीस्ट वेराइटी कौन है, तो पर्पल स्पेक हम लोग देखा ही था क्या है कि पर्पल स्पेक इसका क्या है कि अर्लीस्ट वेराइटी है। मोर पॉपुलर क्या है, तो ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो ये सारे चीज़ें थे जो मैंने क्या किया कि ख़त्म कर दिया है। तो आज तक के लिए इतना ही, और आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो आज तक के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।